जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज हमारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां चलेगा। इससे पहले साथियों आपका जीके जीएस से टोटल 6 प्रैक्टिस सेट, पॉलिटी से 4 प्रैक्टिस सेट और ज्योग्राफी से 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां चलेगा। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो चलिए, आज रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर किस भगवान को समर्पित है? सुब्रमण्यम, नटराज, पार्वती या फिर डी भगवान विष्णु। साथियों, आपको बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर है ये नटराज भगवान को समर्पित है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी आंसर दिया है आपका बिल्कुल सही जवाब है नटराज। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर है? चेन्नई। कहाँ पर है? चेन्नई। और तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, याद रखिएगा, पूछा जाता है पोंगल। तो पोंगल कहाँ का फेस्टिवल है? तो ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विधवा विवाह कानून किसने पास किया था? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन 2 के लिए आंसर। विधवा विवाह कानून को किसने पास किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए, विधवा विवाह कानून की बात करें तो इसका जो प्रस्ताव तैयार हुआ था वो डलहौजी के समय में इसका प्रस्ताव तैयार हुआ था। लेकिन इस कानून को पास किसने किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने, यानी कि लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा विवाह कानून पास किया गया था। और विधवा विवाह की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस व्यक्ति का है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो इसी के समय में 1857 की क्रांति होती है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1848 से लेकर 1856 तक ये डलहौजी का कार्यकाल रहा है। उसके बाद फिर लॉर्ड कैनिंग आता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। अच्छा देखिए, डी ऑप्शन में है विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक की बात करें, इसने 1829 में क्या था? सती प्रथा का अंत किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा विलियम बेंटिक। और सती प्रथा के अंत में किस व्यक्ति ने सहयोग दिया था? राजा राम मोहन राय ने। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने किया था? चलिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। अगर आप लोग सच में बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और इसका एग्ज़ाम डेट भी बहुत ही जल्द दे दिया जाएगा। फिर आपके पास तैयारी करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए और डेली रात 8 बजे क्लास कीजिए। तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किया था केशव चंद्र सेन ने। किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। राजा राम मोहन राय की बात करें तो 1815 में इसने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। फिर 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। साथियों, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप इसे ध्यान रखिए। और साथियों, इस क्लास के बाद अभी रात 8:30 बजे
यानी कि जैसे ये क्लास समाप्त होता है उसके बाद रात 8:30 बजे बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो भर्ती है इसकी सूचना आ चुकी है, इसका भी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो 8:30 बजे की क्लास को देखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी हमने आपको बताया लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, 1857 की क्रांति की बात करें, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी, यहाँ पर लिख देते हैं कमल और क्या था? रोटी। रोटी को चपाती भी बोला जाता है। और 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तिथि से होती है? तो 10 मई से। और कहाँ से होती है? स्थान का नाम तो मेरठ। मेरठ कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह कौन राज्य है? यानी औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को जीता था उस राज्य का नाम क्या है, ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बीजापुर और कौन सा हो जाएगा? तो बीजापुर और गोलकुंडा। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। यानी कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में इन चारों ऑप्शन में से किस पर विशेष जोर दिया गया था? देखिए, एक है हंटर कमीशन और एक था आपका हंटर आयोग, जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए उसका गठन किया गया था 1920 में। तो वो वाला यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर है हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा पर, ठीक है। चलिए आगे देखिए। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? यानी कि दिल्ली से राजधानी दौलताबाद किसने किया था, ये आपको बताना है। और साथियों, अगर आप लोग बिहार पुलिस के अलावे अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि बिहार पुलिस के एग्जाम में भी अब 1 से 2 क्वेश्चन रीजनिंग से आता है। तो इसके लिए आप लोग 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। शाम 7:30 बजे की क्लास को, ये आपको जो मेरा दूसरा चैनल है दिवाकर स्टडी IQ, यहाँ पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए दिवाकर स्टडी IQ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 7 के लिए ऑप्शन डी, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसने ही अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। भारत में STD सेवा कब आरंभ हुई थी? तो भारत में STD सेवा 1960 के दशक में आरंभ होती है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए। किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? यानी कि लिंगानुपात पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं लिंगानुपात में क्या होता है, तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों से यहाँ पर देखिए अधिक बोला गया है। तो किस राज्य में है ये आपको बताना, यानी स्त्री और पुरुषों की संख्या तुलना की जाती है लिंगानुपात, ठीक है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात आप सभी जानते हैं केरल राज्य का है। कहाँ का है? केरल राज्य का। कितना है? तो 1084 लिंगानुपात है केरल का। अच्छा, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो हरियाणा, नोट कर लीजिए हरियाणा, यहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम है। अच्छा, बिहार का लिंगानुपात पूछे कितना है? तो 918 ये बिहार का लिंगानुपात है। अच्छा साथियों, अगर आपसे पूछे कि बताइए बिहार के किस जिला का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो याद रखिए गोपालगंज, नोट कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है गोपालगंज।
आप लोग भी साथ में नोट्स बनाते चलिए। तो बिहार के किस जिला का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो गोपालगंज। और बिहार में सबसे अधिक साक्षरता किस जिला का है? तो रोहतास। दोनों को नोट कर लीजिए, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला बिहार का रोहतास है और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 10, पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहाँ पर वर्षा होता है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो देखिए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहाँ पर वर्षा होता है? तो उत्तर भारत में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन, उत्तर भारत में। अच्छा, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो कि केरल राज्य में एंटर करती है जून के प्रारंभ में। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु के क्षेत्र में, ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो लौटती हुई मानसून से। और लौटती हुई मानसून की समय अवधि क्या है? हमने आपको बताया था, आप लोग कमेंट करके बताइए लौटती हुई मानसून की समय अवधि क्या है? तो याद रखिएगा आपका अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के बीच में है लौटती हुई मानसून की समय अवधि। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11, इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपने पढ़ा होगा बचपन में, इलायची को इंग्लिश में बोलते हैं कार्डमम, तो इसको कार्डमम की पहाड़ी भी बोला जाता है। इलायची की पहाड़ी को, इलायची की पहाड़ी जो है, ये जो सबसे दक्षिणतम यहाँ पर पहाड़ी है, ये सबसे दक्षिणी पहाड़ी है कार्डमम की पहाड़ी, यानी कि इलायची की पहाड़ी। ठीक है, चलिए नीलगिरी पहाड़ी से भी नीचे दक्षिण में आता है आपका कार्डमम की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है, हमने कई बार आपको बताया है दोदा बेटा। कौन से प्राकृतिक प्रदेश को संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? आंसर है स्टेपी प्रदेश। आगे देखिए, डंकन पास किसके मध्य में स्थित है? आंसर है दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच में, यानी कि साउथ अंडमान और जो आपका लिटिल अंडमान है, इसी के बीच में है डंकन पास। अच्छा, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? तो दक्षिणी अंडमान, यानी कि साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का अगर चुनाव कराना है तो इसका निर्णय राज्य सरकार लेती है। ठीक है, राज्य सरकार। और चुनाव की बात करें तो पंचायत चुनाव के बारे में आर्टिकल 243 के में बताया गया, यानी राज्य निर्वाचन आयोग जिसको बोलते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल 243 के में बताया गया है। और एक आर्टिकल है 243 आई, इसमें राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग, आर्टिकल 243 का आई। और आर्टिकल 280 में क्या है? केंद्र वित्त आयोग, या फिर सिर्फ बोल सकते हैं वित्त आयोग। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक देता है। ठीक है, तो जिसमें से आर्टिकल 25 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में बताया गया है। और ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, नोट कर लीजिए, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और इसको किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो इसका आंसर है संसद के किसी भी सदन, यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा,
किसी भी सदन के द्वारा ये लगाया जा सकता है, महाभियोग। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक बिहार पुलिस का कोर्स परचेज नहीं किया है, फटाफट से जाकर आप लोग ले लीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने ले रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो हमारा एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको बिहार पुलिस का कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, बताइए। अच्छा, पंचायतों के गठन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 40। ठीक है, ग्राम पंचायत के गठन के बारे में आर्टिकल 40 में बताया गया है। अच्छा, पंचायत को जो संवैधानिक दर्जा मिला था ये कब मिला था? तो याद रखिएगा 1992 में। ठीक है, 1992 में कौन सा संशोधन हुआ था? तो 73वां संशोधन हुआ था। इसी के तहत पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला था। और ये लागू पूर्ण रूप से कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज पूरे देश में लागू होता है। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। पंचायत को कार्य करने के लिए कितना विषय दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसको कार्य करने के लिए टोटल 29 विषय दिया गया है। 29 विषय दिया गया है। और पंचायत के बारे में आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक में बताया गया है। और अनुसूची की बात करें तो पंचायत से संबंधित जो अनुसूची है वो 11वीं अनुसूची है। ठीक है, कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची है। आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक है। तो देखिए यहाँ पर केवल आर्टिकल 243 दिया हुआ है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? भारत का राष्ट्रीय गीत है जन गण मन। इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चटर्जी। और इसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था 1950। पूरा डेट है 24 जनवरी 1950। और इसी डेट को जो भारत का राष्ट्रगान है भारत का जो राष्ट्रीय आपका गीत है वंदे मातरम, ये गान है। ठीक, भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोनों को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1950। 1951 में क्या हुआ था? तो संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में, जिसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार से संबंधित है। प्रारंभ में संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 है। तो 8 से जो 9वीं जोड़ा गया था ये जोड़ा गया था 1951 में, जो कि संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है। तो यहाँ पर देखिए, माल का मतलब होता है सामान, यानी कि अगर धन अधिक हो, पैसा अधिक हो और सामान कम हो तो क्या होता है? तो जो सामान की कीमत है, आपने देखा होगा अगर सामान कम हो और पैसा अधिक हो तो क्या होता है? तो सामान का जो रेट है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें इस स्थिति को बोलते हैं मुद्रास्फीति। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जब मार्केट में, बाजार में धन बहुत अधिक हो, यानी पैसा सभी के पास हो, लेकिन जो सामान खरीदना है वो कम हो, तो क्या होता है? सामान का जो कीमत है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। और इस स्थिति को कहते हैं मुद्रास्फीति, और इंग्लिश में बोला जाता है इन्फ्लेशन। ठीक है, आगे देखिए, जेनेवा कहाँ पर स्थित है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, और जेनेवा में ही WTO, WHO, ILO,
ILO का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? बर्न। खुले बाजार परिचालन रिजर्व बैंक में किसका अंग है? और साथियों इसका PDF भी आपको आंसर के साथ एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा। तो खुले बाजार परिचालन रिजर्व बैंक में किसका अंग होता है? तो एक क्रेडिट नीति का अंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में रुपया चालू खाते पर मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा कब बना था? तो LPG रिफॉर्म जो आया था 1991 में, इसी के बाद जो चालू खाते पर मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा बना था रुपया, ये 1900 कब बना था? 94 में, यानी 1991 के बाद में। चलिए आगे देखते हैं, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम पूछा जाता है सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आगे देखिए, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? आंसर है केरल राज्य का। और तमिलनाडु का क्या है? पोंगल। पोंगल पूछे तो तमिलनाडु का, और ओणम पूछे तो केरल का। आगे देखिए, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? चलिए बताइए, पुरी क्या है? तो पुरी एक शहर है, कहाँ पर? उड़ीसा में। ठीक है, तो पुरी में रथ यात्रा जो निकाला जाता है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और न्यूटन के किस गति नियम पर पूछे कार्य करता है? तो तीसरा गति नियम, जो थर्ड गति नियम है न्यूटन का, इस पर काम करता है, और रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो तय की गई दूरी के लिए एक फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। S बराबर, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, S बराबर क्या होता है? UT, और क्या होता है? प्लस हाफ AT²। अब इसमें देख लीजिए ऑप्शन से मैच करा के कौन सा मैच करता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि दूरी जो है यानी S जो है किसके समानुपाती है? पिंड की मात्रा। तो यहाँ पर कहीं तो m नहीं है, ये तो होगा नहीं। गिरने का समय, तो यहाँ पर देख सकते हैं समय तो है, लेकिन यहाँ पे क्या स्क्वायर है? गिरने के समय का वर्ग। ये यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यानी मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो होती है वो गिरने के समय के वर्ग, यहाँ पर देख सकते हैं समय का वर्ग है, यानी टाइम का वर्ग है, तो इसके समानुपाती होगा। बाकी यहाँ पर डी ऑप्शन में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का वर्ग है, इसमें तो कहीं जी नहीं दिख रहा है। जी को ही त्वरण बोला जाता है, छोटी मान, जिसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक्चुअल में जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, भौतिक तुला कार्य करता है। भौतिक तुला जो तराजू होता है, आपने देखा होगा इस प्रकार से जो तराजू बना होता है, कांटा। ठीक है, इधर भी सामान रखा जाता है, इधर आपका जो नापने का जो रहता है उसको रखा जाता है। तो ये जो काम करता है किस सिद्धांत पर काम करता है? ये आपका काम करता है समानांतर बल के नियम पर। ठीक है, इस प्रकार से होता है तराजू। आपने देखा होगा कांटा मार्केट में, यहाँ पे सामान रखा जाता है, इधर जो नापने का जो होता है उसको रखा जाता है। ठीक है, बीच में इस तरह से कड़ी होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। जूल निम्नलिखित की इकाई है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊर्जा की इकाई है जूल। बल का पूछा जाता है, न्यूटन होता है। दबाव का पास्कल होता है। तापमान का केल्विन होता है। ठीक है, तापमान का सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन एसआई मात्रक पूछे तो केल्विन होता है।
तो साथियों आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।